नमस्कार मित्रों अभी कुछ समय पूर्व हमने एक साझा किया था, एक वार्ता हमने साझी की थी और वो थी उड़िया के प्रख्यात कवि, लोकप्रिय कवि जिसे आज जन कवि भी कहा जाता है आजकल, हलधर नाग के बारे में। हलधर नाग के बारे में बहुत सारी बातें आई हैं और जो हमने भी उसका उल्लेख आपस में बांटा था एक प्रकार से, कुछ बहुत सारी जानकारियाँ, कुछ एक नई बातें हैं जिनका जिक्र ज़रूरी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे बहुत सारे दर्शकों ने इसमें दिलचस्पी ली और उन्होंने कुछ एक प्रश्न भी भेजे, जिन प्रश्नों का निवारण करने का प्रयास मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक इसमें करूँगा। सबसे बड़ी उस बंदे की विशेषता आप देखो हलधर नाग की, कि आमतौर पे जब ये पाया जाता है कि उसने पत्र लिख दिया सरकार को कि मेरे पास नहीं है, आप मुझे बाई पोस्ट भेज दें। तो वो उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैंने पत्र नहीं लिखा था, अपनी राय अधिकारियों को कहा था कि आप उनसे कहिए कि यहाँ भेज दें। मैं कहाँ जाता फिरूँगा, फिर जब मेरे पास वस्त्र भी पहनने को नहीं होते ढंग के, तो राष्ट्रपति भवन में जाऊँगा तो उसमें मेरी भाषा, मेरे क्षेत्र की गरिमा का प्रश्न भी तो है। मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो कोई उपहास करे हमारे प्रदेश की संस्कृति की गरिमा का। और बहरहाल जब ये थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ गई और केंद्र तक जा पहुंची, तो उस वक्त केंद्र से भी एक निर्देश आया गृह मंत्रालय की ओर से, लेकिन वो मौखिक निर्देश था, वो ये था अधिकारियों के लिए कि उचित सम्मानजनक व्यवस्था इनके लिए की जाए। और तत्कालीन कलेक्टर वगैरह सभी ने सक्रिय होकर, क्योंकि चर्चा का तो था ही विषय, हलधर नाग जो है कवि के रूप में, और पद्मश्री मिला तो ये और भी, क्योंकि पद्मश्री मिलने से पहले ये नहीं होता कि किसी ने अप्लाई किया और मिल गया। उसके लिए बाकायदा जांच पड़ताल गृह मंत्रालय की ओर से की जाती है। जो फैक्ट्स हैं, चाहे प्रस्ताव किसी ने भेजा उनके नाम का, लेकिन जो तथ्य हैं उनमें दर्ज उस प्रस्ताव में, उन सब की जाँच बड़ी बारीकी से होती है। बारीकी से जाँच के बाद ये पाया गया कि ये व्यक्ति वाकई पद्मश्री के लायक है, सम्मान इनको मिलना चाहिए। और जब ये सारी बातें थोड़ी सी चर्चा का विषय बनने लगी, उन सहज भाव से उनकी कई गई बातें, तो उस वक्त अधिकारी सचेत हुए और बाकायदा जो वहाँ के कलेक्टर थे, दूसरे जो उच्चाधिकारी थे, उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि इनको ससम्मान हम ले जाएंगे और इनके पैसा, इन पर आर्थिक बोझ पड़ने का सवाल ही नहीं है। और यही हुआ। इनके विनम्र आग्रह के बावजूद अधिकारी नहीं माने। उन्होंने कहा उनका तर्क था कि हमारी अपनी प्रदेश की अस्मिता का भी तो सवाल है हलधर नाग जी, सिर्फ आपका नहीं है सादगी का मामला, इसमें हमारे प्रदेश की, हमारी भाषा की गरिमा भी साथ में शामिल है, उसको सम्मान मिल रहा है। और आखिर उनको मना के बड़े प्यार से, बड़े स्नेहपूर्वक, सम्मानपूर्वक तैयार किया गया कि आप चलिए। और उनके लिए सरकारी जो वाहन थे वो भी, उनकी भी व्यवस्था की गई और हवाई यात्रा भी उनको कराई गई और वहाँ पर राष्ट्रपति भवन ले जाया गया। उन दिनों राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे देश के, और प्रणब दा भी काफ़ी देर तक वो इनको सिर्फ देखते रहे, इनके व्यक्तित्व को निहारते रहे कि एक आदमी, इस देश का एक महान साहित्यकार, चर्चित साहित्यकार, नंगे पांव आया है। उस दिन वो टूटी हुई चप्पल भी उनके पाँव में नहीं थी, क्योंकि वो टूटी हुई चप्पल, एक परंपरा है दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में कि चप्पल अक्सर, चाहे पूजा गृह हो, चाहे घर का प्रथम द्वार हो, चाहे रसोई का मामला हो, वो चप्पल उतार देते हैं। वो चप्पल मुख्य द्वार पर टूटी हुई चप्पल जो थी वो एक कोने में उतार कर उसके बाद नंगे पांव अंदर गए और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया था अधिकारियों पे कि आप मुझ पे ये दबाव ना डालिए कि मैं कैसे वस्त्र पहनूं, जो मैं पहनता हूं मैं वही पहनूंगा। और वही बनियान और वही जो धोती दक्षिण भारतीय होती है, जो उसको वो रोज़ पहनते थे, उसी को पहन के गए। और उस दिन पहली बार प्रणब दा कुछ पलों के लिए देश के राष्ट्रपति ने भी गौर से देखा और उसके बाद उनके माथे पर एक चिंता की रेखाएं भी आईं और साथ में एक मुस्कान भी आई, और व्यंग्यात्मक सी मुस्कान की हमारा देश कैसा है जो इतने बड़े साहित्यकार को समुचित परिवेश में इतना भी संसाधन मुहैया नहीं कर सका कि वो आराम की ज़िंदगी कम से कम बसर कर सके, या एक साधना, सुख साधना से संपूर्ण, सुख से संपूर्ण ज़िंदगी में अपनी साधना जो है साहित्य की, उसको आगे बढ़ा सके। और चलिए ये बात तो हो गई, सम्मान उनका हो गया और सबसे उनसे बहुत मीडिया ने भी इंटरव्यूज़ ली, लेकिन उन्होंने किसी भी इंटरव्यू में
ना तो अपनी गरीबी की नुमाइश की, ना इन बातों की चर्चा की। बहुत सारे सवाल किए गए तो उन्होंने सारे के सारे सवाल और पद्मश्री का जो अलंकार था उसको भी अपनी भाषा और अपने प्रदेश की जो भाषाई गरिमा थी, साहित्यिक गरिमा, उसके नाम समर्पित करने की घोषणा भी की। अब थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ी सी बातें और वो भी ज़रूरी है चर्चा करना कि एक उनकी विशेषता थी कि उनके जितने भी महाकाव्य और काव्य संग्रह, देश का शायद एकमात्र ऐसा कवि होगा जिसको अपने महाकाव्य और अपने सभी काव्य संग्रह पूरी तरह से कंठस्थ है। और ये बात उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कही कि मैं अपनी कविता की हर पंक्ति को जीता हूँ, हर अनुभूति को जीता हूँ और इस कदर जीता हूँ कि बिल्कुल मैं उनको धारण करता हूँ। आप किसी भी मेरी कविता का, किसी संकलन का आप नाम लीजिए और मुझसे कहिए सुनाने को, तो मैं आपको बिना किसी प्रकार की कागजी सहायता के बिल्कुल तत्काल रूप से कंठस्थ चीज़ों को मैं बोल सकता हूँ और उसमें कहीं आपको अशुद्धि या आगे पीछे सामग्री का होना ये कहीं दिखाई नहीं देगा। तो मित्रों, इतने समर्पित भाव वाले व्यक्ति को इस तरह से सामने उनके आए और ये नमन करना हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे अपने परिवेश में भी हमने नहीं देखा कि ऐसा समर्पित कोई व्यक्तित्व, शब्द के प्रति समर्पित, साहित्य के प्रति समर्पित जो है हमारे सामने आया हो। धन्यवाद दोस्तों, बहुत सारी ढेरों बातें हैं इस शख्स के बारे में फिर कभी बांटेंगे। शुक्रिया।